हाँ जी, वेलकम टू सीएससी गुरुकुल चैनल। जैसे कि आप सबने थंबनेल रीड कर लिया होगा, आज जो हमारी क्लास है, वो है हमारा यूपीएससी जीएस4 मास्टर क्लास बोला गया है इसको। मास्टर क्लास क्यों बोला गया है? क्योंकि आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं, वो डिस्कस कर रहे हैं किस पर? कीवर्ड्स पर। और ये कीवर्ड्स कहाँ से लाए हैं हम लाए पीवाईक्यूज पर, वो भी 10 ईयर्स के। ठीक है? 10 ईयर्स के हमने पीवाईक्यू फिल्टर किए हैं, वहाँ से हमको जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड लगे हैं, वो हमने उठाए हैं आप लोगों के लिए। और इस क्लास का मकसद ये है कि आपका अगस्त में मेंस होना है, आपकी प्रिपरेशन जर्नी को थोड़ा-सा आसान कर देंगे, ठीक है? ये क्लास दोनों बच्चों के लिए, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, दोनों बच्चे इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। कीवर्ड्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? क्योंकि ये स्कोरिंग पार्ट है जीएस4, हम सब जान रहे हैं कि जीएस4 काफ़ी स्कोरिंग पार्ट होता है मेंस में, ठीक है? तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला कीवर्ड है हमारे सामने इंटीग्रिटी। इट मीन्स सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा होती क्या है? यदि मैं सिंपल भाषा में बात करता हूँ, किसी कोई आदमी है, ठीक है? और वो आदमी अपनी ईमानदारी के साथ हमेशा कोई भी काम कर रहा है, वो ईमानदारी के साथ कर रहा है, ठीक है? जब वो ईमानदारी के साथ कर रहा है और वो उस ईमानदारी के साथ-साथ उसमें नैतिक मूल्य भी जुड़े हुए हैं उसके, ठीक है? तो वही क्या कहलाती है? आपकी सत्यनिष्ठा कहलाती है। यदि मैं एक एग्ज़ाम्पल के बेस पर बात करूँ, एक बात मान के चलिए, एक क्लास है, क्लास में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, ये टीचर है। टीचर निगरानी रख रहा है बच्चों पे कि कोई भी बच्चा नकल ना करे। ये टीचर थोड़ी देर क्लास से बाहर चले जाते हैं, ठीक है? जब टीचर क्लास से थोड़ी देर बाहर चले गए हैं, इनमें जो भी बच्चा बिना किसी नकल के काम कर रहा है, बिना पूछे किसी से आंसर, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, क्लास से टीचर बाहर चले गए तो बच्चे पूछते हैं, हाँ भाई तू बता, तू बता, तू बता इसके आंसर, है ना? बट इनमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो चुपचाप अपना काम जो वो याद करके आए हैं, वो कर रहे हैं बिना पूछे किसी से, ठीक है? तो वही क्या कहलाती है? वो उन बच्चों की कहलाती है आपकी इंटीग्रिटी, इट मीन्स सत्यनिष्ठा कहलाती है, ठीक है? ये एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल था आप लोगों के लिए। यदि मैं इसको एक और अच्छे से डिफाइन कर दूँ, तो डिफाइन मैं ये बोलूँगा कि भाई जब आपको कोई नहीं देख रहा होता है ना, जब आप कोई काम कर रहे होते हो और आपको कोई नहीं देख रहा, हमको पता है कि हाँ, कोई नहीं देख रहा है हमको, ठीक है? और हम वहाँ काम कर रहे हैं और वो काम हम अपनी ईमानदारी से कर रहे हैं, तो वही क्या कहलाती है? आपकी सत्यनिष्ठा। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे हमारा इंडिया है, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है, मतलब उत्तरी पूर्वी जो राज्य हैं, वहाँ पे कुछ एक मार्केट होती है। उस मार्केट में क्या होता है कि देखो हिली एरिया होता है, ठीक है? वहाँ पे कुछ शॉप्स ओपन होती हैं। उस शॉप्स पे ओपन होने के बाद यहाँ पे रखे कुछ फल्स रखे जाते हैं, मतलब कुछ फ्रूट्स रखे गए हैं, ठीक है? यहाँ पे फ्रूट बेचने वाला नहीं है कोई। उस उस शॉप पे खाली क्या रखा है? फ्रूट्स रखे हैं और एक बोर्ड है, बोर्ड पे लिखा गया है कि भाई केले ₹10, सेब ₹20, ठीक है? और एक वहाँ पे क्या रखा गया है? एक गल्ला रखा गया है। गल्ला इस इट मीन्स समझ रहे हो? देसी भाषा में बोलते हैं गल्ला, यदि इंग्लिश में बोले तो वो एक कैश कलेक्टेड बॉक्स है, ठीक है? अब उसमें बोला गया है कि आप अपने ₹10 और ₹20 इसमें रख के चले जाइए और फल लेके चली जाइए, ठीक है? वहाँ पर कोई नज़र रखने वाला नहीं है। वहाँ पर कोई विक्रेता नहीं है बेचने वाला, ठीक है? वहाँ कोई नहीं है, बस वहाँ पे वो बोर्ड है, आपको अपने 10-20 इस कैश कलेक्शन जो बॉक्स है उसमें डालने और अपना फल लेके चले जाना है। यदि आप ईमानदारी से काम कर रहे हो, आपने देखा कि भाई हमने एक केला लिया है ₹10 का, आपने ₹10 इस बॉक्स में डाल दिए और आप चले गए, ठीक है? तो वही आपकी क्या कहला रही है? सत्यनिष्ठा कहला रही है, क्योंकि आप पे तो कोई निगरानी नहीं रख रहा वहाँ पे, लेकिन फिर भी आपने ईमानदारी से काम किया, तो ये आपकी क्या कहलाती है? सत्यनिष्ठा कहलाती है। आप देखोगे यही कल्चर वेस्टर्न के कुछ कंट्री में ज़्यादातर जो वेस्टर्न की डेवलप कंट्री है, वहाँ के जो विलेजेस है, गाँव है, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये मेथड यूज़ किया जाता है। ठीक है? छोटी-छोटी शॉप्स पर अलग-अलग चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। बस वहाँ पे कोई शॉपकीपर नहीं होता है, अपना पेमेंट आपने बॉक्स में डाला, जो आपने जिस चीज़ का पेमेंट डाला, उसको उठाया और अपना चल दिए। ठीक है? ये बात समझ में आ गई आपको? तो ये क्या कहलाती है? हमारी सत्यनिष्ठा, ईमानदारी। मतलब दूसरा रूप बोल सकते हैं ईमानदारी। ठीक है? अब यदि हम ऑफ़िशियली बात करें कि भाई इसकी डेफ़िनिशन क्या है, आधिकारिक डेफ़िनिशन की बात करें, तो इसका सत्यनिष्ठा का मतलब होता है नैतिक और सत्य सिद्धांतों का बिना किसी दबाव के, मतलब आपके अपने खुद के मोरल प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है? आपके जो सत्य है, जो सच है, उसके खुद के अपने आपके सिद्धांत हैं। आप बिना किसी के दबाव में आए, उनका पालन करते हो। पालन मतलब लगातार उनको फ़ॉलो कर रहे हो हर काम में, ठीक है? तो वही क्या कहलाती है? आपकी सत्यनिष्ठा कहलाती है, ठीक है? जो बिना प्रेशर के, बिना दबाव के और दबाव आने के बावजूद भी वो आप में कायम है, ठीक है? ये बात समझ में आ गई? चलो, अब हम देखते हैं कि सर ये पीवाईक्यू लिंकेज जो हैं, जो पीवाईक्यू लिंकेज हम करते हैं इसको, तो हम देखते हैं कि सर क्या पीवाईक्यू में आए हुए हैं ये? तो मैं बोलता हूँ यस। पीवाईक्यू में सत्यनिष्ठा 2013 में भी आपके 2017 में भी आया है, 2021 के आसपास भी आया है, ठीक है? तो
समझ गए कि पीवाईक्यू के बेस पर ये कितना इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए है। चलिए अब बात करते हैं, डेफिनेशन की बात कर ली है इस कीवर्ड्स पे। अब इस कीवर्ड्स में कुछ हम आपको एग्जांपल भी प्रोवाइड कराएंगे। जैसे एविडेंस की बात करते हैं, कुछ करंट अफेयर के एग्जांपल देख लेते हैं। करंट अफेयर के एग्जांपल में जैसे कि आप सब जान रहे हो कि बहुत सारे पेपर लीक हो रहे हैं। जैसे अभी आप देखोगे नीट का पेपर जो है वो भी लीक हुआ है, ठीक है। लेकिन नीट के पेपर लीक होने की प्रक्रिया में, ठीक है, या नीट के पेपर लीक होने के बावजूद भी जो व्यक्ति, जो अधिकारी, जो ऑफिसर फिर भी अपना काम ईमानदारी, होनेस्टी से कर रहा है, ठीक है, उसको आप एग्जाम्पल में ऐड कर सकते, उसको आप एग्जाम्पल में ऐड कर सकते हो, ठीक है। मतलब प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक होने के बावजूद ईमानदारी से कार्य करने वाले अधिकारियों की जो भूमिका है वो उनकी क्या दिखा रही है, सत्यनिष्ठा क्या दिखा रही है, ठीक है। वे बिके नहीं है, वे ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल आप ये ले सकते हो करंट के बेस पर, ठीक है। देन उसके बाद आप एग्जाम्पल लोगे जैसे कि जस्ट वेट, ठीक है, डिजिटल गवर्नेंस की बात कर सकते हो आप। डिजिटल गवर्नेंस में मतलब क्या कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ी हुई है, ठीक है। वहां पे आप अपना सत्यनिष्ठा दिखा सकते हो। डाटा डाटा मैनिपुलेशन से बचना, ठीक है। ये आपके क्या हो गए, ये करंट अफेयर बेस्ड एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं सिविल सर्वेंट के, ठीक है। किसके? सिविल सर्वेंट्स के, सॉरी, ठीक है। सिविल सर्वेंट में हम कुछ अच्छे अच्छे आईएएस अधिकारियों के नाम जानते हैं जिन्होंने ईमानदारी के साथ अपना काम किया है और कर रहे हैं। जैसे सत्येंद्र दुबे, ठीक है, और आपके अशोक खेमका। अशोक खेमका से ये मुझे याद आया, इनकी पोस्टिंग हरियाणा में थी, ठीक है। सीड्स मतलब जो बीज अथॉरिटी है, ठीक है, वहां पे काम कर रहे थे ये एक टीम के साथ। जब ये काम कर रहे थे तो इन पर प्रेशर बनाया गया किस चीज को लेके कि ट्रांसपेरेंसी को, जो हमारी पारदर्शिता है उसको कम किया जाए। क्या किया जाए? उसको कम किया जाए, जिससे घोटाला करना आसान हो जाए। लेकिन अशोक खेमका जी ईमानदार ऑफिसर, ठीक है, इनमें इंटीग्रिटी कूट कूट के भरी हुई है, तो ये कैसे कर सकते हैं? ये तो नहीं करेंगे ऐसे काम। इन्होंने उन्हीं जिन टीम के साथ काम कर रहे थे उन्हीं के खिलाफ क्या खोल दिया? मोर्चा खोल दिया, मतलब आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। आप अशोक खेमका जी के, जो अशोक खेमका जी हैं, उनके आप एग्जाम्पल ऐड कर सकते हो। चलिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव की बात करें तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव आपको पता है कि गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, मिशन कर्म योगी। मिशन कर्म योगी क्या कर रहा है? गवर्नमेंट ने मिशन कर्मयोगी जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं उन सब के लिए ये लाए हैं। इसमें ये जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनकी जो प्रोडक्टिविटी है उनको एक तो बढ़ाना है, ठीक है। साथ में उस प्रोडक्टिविटी में उनको मतलब बोल सकते हैं कि सत्यनिष्ठा, जिसको इंटीग्रिटी बोलते हैं, ट्रांसपेरेंसी हो गई, अकाउंटेबिलिटी हो गई, उनको भी इंप्रूव करना है, ठीक है। तो ये मिशन कर्म योगी आप एग्जाम्पल में दे सकते हो कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव में भाई ये एग्जाम्पल हम ऐड करेंगे, ठीक है। ये एग्जाम्पल किस में हो रहे हैं? आपके सत्यनिष्ठा में हो रहे हैं, ठीक है। केस स्टडी से भी आपका कुछ क्वेश्चन यहां से बन सकता है। जैसे जब वरिष्ठ अधिकारी अवैध टेंडर पास करने का दबाव डालें, मतलब सपोज दैट एक आपका आईएएस है, आईएएस से ऊपर भी एक आपके ऑफिसर होते हैं। जब ये ऑफिसर आप पे प्रेशर डालें कि भाई ये एक इलीगल टेंडर लाया जाए, एक अवैध टेंडर लाया जाए, ठीक है, पब्लिक के लिए, लेकिन आप ये समझ गए हो कि ये कैसा है, ये इलीगल है, ये पब्लिक को नुकसान पहुंचाएगा, और आप एक ईमानदार ऑफिसर हो लाइक अशोक खेमका की तरह, तो आप क्या करोगे? इस टेंडर को लाने से मना कर दोगे। क्या कर दोगे? मना कर दोगे, ठीक है। तो यही आपकी क्या कहला रही है? सत्यनिष्ठा कहला रही है, सत्यनिष्ठा कहलाती है, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलो केस स्टडी से क्वेश्चन आते हैं तो आप इसके लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। अब बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की। बात करें कि सर सत्यनिष्ठा पे यदि कोई क्वेश्चन आया है और अपने आंसर राइटिंग में हम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को ऐड करना चाहते हैं तो हम कौन सा आर्टिकल ऐड करें? तो उसमें मैं आपको बोलूंगा कि भाई आर्टिकल नंबर 311, 311 जो बात कर रहा है किसकी? वो बात कर रहा है संविधान के प्रति सत्यनिष्ठा को बनाए रखने। इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति हमेशा हमको ईमानदार रहना चाहिए, और क्योंकि अच्छी बात है, इससे आपकी गुड गवर्नेंस को बढ़ावा मिलता है, आपकी ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, और आपकी जो सोसाइटी है वो ग्रो करती है। अब आप देख रहे होंगे न्यूज आती है कि भाई एक आईएएस ने इतना इतना करोड़ रुपए का गबन कर लिया है, उसके पास इतने करोड़ रुपए मिले हैं, ठीक है। तो वो क्या है? वो उन आईएएस की सत्यनिष्ठा नहीं है। वो कई करोड़ रुपए जो उन्होंने गबन की है वो किसी भी पब्लिक के, या जो उस स्टेट की या उस डिस्ट्रिक्ट की पब्लिक है जहां से उसने पैसा कलेक्ट किया है, उन पब्लिक से झूठ बोलकर, ठीक है। तो वो उनके लाभ के लिए काम आ सकता था, लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं। समझ रहे हो? तो मतलब सत्यनिष्ठा इसलिए जरूरी है कि आपके विकास के साथ साथ आपके जो आवाम है,
ठीक है, जिन्हें आप लीड कर रहे हो या जहाँ आप काम कर रहे हो, वहाँ पे हमेशा आपको वृद्धि देखने को मिलती है, ग्रोथ देखने को मिलती है, ठीक है। अब आप यहाँ पे कोट कर सकते हो, क्या कोट कर सकते हो? एक कोट है आपका कि सत्यनिष्ठा के बिना ज्ञान खतरनाक है। ये वॉरेन बफेट ने बोला था। किसने बोला था? वॉरेन बफेट ने बोला था। आप इसको अपने एग्जाम्पल में या आप अपने आंसर में इसको ऐड कर दोगे तो काफी आपका आंसर इनरिचमेंट हो जाएगा, मतलब औरों से अलग हो जाएगा, ठीक है। या आप अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लेना है। और पीपीटी हम आपको सीएससी गुरुकुल, जो हमारा चैनल है, सीएससी गुरुकुल जो हमारा चैनल है टेलीग्राम पर, वहां पर ये पीपीटी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। वॉरेन बफेट, इस बात का ध्यान रखना, मतलब क्या है? सत्यनिष्ठा के बिना बिना ज्ञान खतरनाक है। आपके पास दुनिया भर का ज्ञान है, ठीक है, बहुत ज्ञान है, लेकिन आप ईमानदार हो ही नहीं। आप ईमानदार हो ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है? कि आप खतरनाक है, ठीक है। आपका ज्ञान क्या है? खतरनाक है, क्योंकि आपके ज्ञान में ईमानदारी नहीं है। जैसे मैंने बताया ना, आईएएस जो करप्टेड करप्टेड हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, वो भाई पढ़ के तो गए हैं, ज्ञान है उनके पास, बट उन्होंने क्या करा? लोगों का पैसा हड़प लिया। जब पैसा हड़प लिया है, ठीक है, भ्रष्टाचारी करी है, तो आपका ज्ञान क्या हो गया? खतरनाक हो गया, क्योंकि आपने ज्ञान का यूज कहाँ किया? पैसा कैसे हड़पना है, ठीक है, पॉलिसीज का मिस यूज कैसे करना है, वहां पे आपने अपने ज्ञान का यूज किया, ठीक है, तो वो हो गया खतरनाक। आपके साथ साथ वो देश के लिए भी खतरनाक हो गया। तो ये बात किसने बोली? वॉरेन बफेट ने बोली है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। उम्मीद करता हूँ ये चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी, क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, आपको यदि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, आपको यदि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, तो आपने एक बहुत ही मिनिमम प्राइस पर सब बच्चों के लिए जो अफोर्डेबल हो, तो हमने एक बैच चला रखा है, एकलव्य 2.0। इसका एक जो पहले वाला वर्जन था 1.0, एकलव्य 1.0 जो पहला वर्जन था, उसमें हमने 60 सीटेज निकाली थी, 30 हिंदी मीडियम की, 30 इंग्लिश मीडियम की। वे सीटें क्या हो गई? वे फुलफिल हो गई हैं, कंप्लीट, मतलब भर चुकी हैं। लेकिन जब बच्चों की डिमांड थी, तो हमने देखा कि यार बच्चों की डिमांड ज़्यादा आ रही है, तो हमने एकलव्य 2.0 बैच निकाला है। इसमें हमने सीट की लिमिटेशन नहीं रखी है, ठीक है। और इसका प्राइस भी थोड़ा सा बच्चों के लिए डाउन कर दिया है। अब प्राइस हो गया 499 रुपीज़, ठीक है। एकलव्य 1.0 का प्राइस था 699 रुपीज़, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसका हम आपको क्या क्या इसमें मतलब दे रहे हैं फीचर्स, तो हम इसमें फीचर्स दे रहे हैं आपके, लाइक 24 आवर्स में आपकी कॉपी चेक होगी, ठीक है, कॉपी मिल जाएगी आपको। डेली आपको 3 क्वेश्चंस या 4 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए हैं, डिपेंड करता है कि कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है। उसमें आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन भी दे रहे हैं, 2 करंट अफेयर के और 2 स्टैटिक क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों के लिए चल रहे हैं। हिंदी मीडियम की कॉपी मैं चेक करता हूँ, इंग्लिश मीडियम की हम आंसर करते हैं, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप मुझे मैसेज कर दीजिए, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर कौन सा है? नोट डाउन कर लीजिए। उस पर कॉल नहीं जाएगी, सिर्फ मैसेज आएगा, 7982242111, ठीक है। चलिए, और ये आंसर राइटिंग उनके लिए भी है जिन बच्चों ने कभी स्टार्ट नहीं किया, उनको भी हम यहाँ पे आंसर राइटिंग सिखा रहे हैं, ओके। चलिए अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट स्लाइड। देखिए, जो नेक्स्ट कीवर्ड है हमारा, नेक्स्ट कीवर्ड बात कर रहा है प्रोबिटी की, बात कर रहा है, मतलब प्रोबिटी इट मीन शासन में जो हमारी गवर्नेंस है उसमें ईमानदारी की बात कर रहा है, ठीक। पीछे हमने सत्यनिष्ठा देखा, हमने ईमानदारी की बात करी, लेकिन यहाँ बात कर रहा है ईमानदारी, लेकिन किस में? गवर्नेंस में, शासन में, ठीक है। चलो, मतलब ये बोलता है कि जो सिस्टम है ना, जो सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए? वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जैसे एक कांच का घर होता है ना, जिसमें हम आर पार देख सकते हैं, तो सिस्टम भी हमारा ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। जैसे इसका मीनिंग बोल रहा है कि जो शासन है और जो सार्वजनिक जीवन में, शासन और सार्वजनिक जीवन में, मतलब गवर्नेंस और पब्लिक लाइफ में सत्यनिष्ठा और नैतिक आदर्शों का हाई लेवल, यह केवल भ्रष्टाचार का अभाव नहीं, केवल भ्रष्टाचार को खत्म ही नहीं करता है, बल्कि सुशासन की उपस्थिति है, मतलब गुड गवर्नेंस की उपस्थिति होती है। मतलब कहने का ये है, जब आपका शासन और जब आपके सार्वजनिक जो जीवन है, जो हमारी पब्लिक लाइफ होती है, ठीक है, यदि उसमें हम अपना सत्यनिष्ठा, इट मीन्स अपनी ईमानदारी रखें, ईमानदारी के साथ साथ हमारे जो नैतिक आदर्श हैं, जिसमें हम बात करते हैं सहानुभूति की, अनुभूति की, ये सब उसमें ऐड हों, ठीक है, वो भी किस पर? एक हाई लेवल पर, कि यार हमारे लेवल, जो हमारी प्रिंसिपल्स है, वो हम गिरने नहीं चाहिए, वो डाउन नहीं होने चाहिए, ठीक है, उस लेवल पर हमारा माइंडसेट हो, ठीक है। तो ये सब चीजें मिलकर सिर्फ एक भ्रष्टाचार मुक्त शासन नहीं बनाती है, बल्कि गुड गवर्नेंस बनाती है, जो आपको ग्रो करने में हेल्प करती है, ठीक है। सुशान, समझ गए? गुड गवर्नेंस की बात करता है।
गुड गवर्नेंस में क्या क्या आता है, जैसे आपका ट्रांसपेरेंसी आ गया, अकाउंटेबिलिटी आ गया, ये सब उसमें कीवर्ड्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब बात करें क्लासरूम एग्जाम्पल्स की बात करें, मतलब कि आपको जो मैं एग्जाम्पल सब समझाने वाला हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल कि प्रोबेबिलिटी का अर्थ है सिस्टम का पारदर्शी होना। पारदर्शी मैंने बता दिया आपको, कांच की तरह ट्रांसपेरेंसी होना, जो हम आर पार देख सके, ठीक है। यही हमारी क्या कहलाती है, इंटीग्रिटी का इंस्टीट्यूशनल रूप होता है। कैसा होता है, सत्यनिष्ठा का एक संस्थागत रूप होता है, जिसको ही हम बोलते हैं क्या, आपकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है, मतलब शासन में ईमानदारी, ठीक है। एक होती सत्यनिष्ठा, भाई आप कोई भी काम कर रहे हो ईमानदार हो। एक होती प्रोबिटी, मतलब गवर्नेंस, शासन में ईमानदारी आना, ठीक है। एक आईएएस का ईमानदार होना ही क्या कहला रहा है आपका, मान के चलिए आपका वो प्रोबिटी का एक एग्जांपल मान के चल सकते हैं, ठीक है। ये हो गई बात करें पीवाईक्यू लिंकेज की बात करें, तो यहाँ से 2014, 2019 और 2023, मतलब 2014, 19 और 23 में क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। जैसे आप समझ सकते हो, शासन, सुशासन और नैतिक शासन शब्दों से आप क्या समझते हो, ये भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अन्य शब्द क्या हो सकते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी के अन्य शब्द क्या हो सकते हैं, तो जैसे आप बोल सकते हो कि स्वच्छ प्रशासन, मतलब क्लीन गवर्नेंस, एक अन्य वर्ड, मतलब सिनोनिम्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ गए सिनोनिम्स। कई बार क्वेश्चन में आपको बोलेगा नहीं कि शासन में ईमानदारी क्या होता है, वो आपसे पूछ लेगा कि भाई क्लीन गवर्नेंस क्या होती है, स्वच्छ प्रशासन क्या होती है, तो वो बताइए, वो आपको बताना होगा, ठीक है। जैसे रोटी का दूसरा नाम क्या बोलते हैं, चपाती, ठीक है। तो ऐसे ही शासन में ईमानदारी, प्रोबिटी का दूसरा नाम क्या होगा, क्लीन गवर्नेंस, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको सेशन पसंद आ रहा होगा, ठीक है। आइए अब करंट अफेयर से लिंक करते हैं इसको। किससे करते हैं, करंट अफेयर से लिंक करते हैं। करंट अफेयर में आपने पहला पॉइंट देखा, देखो हमने इसको 4 पॉइंट में डिवाइड किए हुए हैं। पहले हम करंट अफेयर से लिंक करेंगे, उसके बाद हम सिविल सर्वेंट के कुछ एग्जांपल से देखेंगे, एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव देखेंगे क्या चल रहा है, फिर हम उसमें केस स्टडी लेंगे, ठीक है। ये हमारे 4 पॉइंट हैं इंपॉर्टेंट, जो आप अपने जो मेंस के आंसर है GS4 के, उसमें आप ऐड कर सकते हो। चलिए करंट अफेयर में बात करें, तो बात कर रहा है ई प्रोक्यूरमेंट सिस्टम की बात कर रहा है, ठीक है। एंड विजिलेंस मैकेनिज्म में क्या कर रहा है, ये सूचिता सुनिश्चित करता है। सूचिता आप समझ रहे हो, मतलब शासन में ईमानदारी को सुनिश्चित करता है। ई प्रोक्यूरमेंट सिस्टम होता क्या है और विजिलेंस मैकेनिज्म होता क्या है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। नहीं पता है तो मैं आप लोगों को यहाँ बताऊंगा, बड़े ध्यान से सुनना है। उससे मैं पहले थोड़ा पानी पी लेता हूँ, जस्ट। देखिए इसका मतलब होता है आपका, जो मैं बता रहा हूँ, ई प्रोक्यूरमेंट की बात करें, ई प्रोक्यूरमेंट, इसको आप हिंदी में भी आप ऐसे लिखोगे इसको, ठीक है। सॉरी, इसका मतलब होता है, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट है या कोई अदर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, वो आपको एक डिजिटल नेटवर्क के थ्रू गुड्स, गुड्स मतलब वस्तु, और सर्विसेज, सर्विसेज मतलब सेवा को प्रोवाइड करा रहा है, सर्च करने में भी और आपको सेल करने में, मतलब आपको बेचने में भी, ठीक है। यही आपकी क्या कहलाती है, ई प्रोक्योरमेंट कहलाती है। इट मींस कि ये ट्रांसपेरेंसी हो गई है कि भाई हमारा, देखिए ये हमारा एक साइट है, वेबसाइट है, ठीक है। ये वेबसाइट मान के चलिए इंडियन गवर्नमेंट की है। यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रोडक्ट आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो आपके सामने क्या हो गई, ये आ गई ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। साथ में ये बोल रहा है कि भाई आप इस साइट पर जितने भी प्रोडक्ट मतलब खरीदा जा रहा है, उससे जो भी रिवेन्यू जनरेट हो रहा है, आपको इसी साइट के दूसरे पेज पर अब पता चल जाएगा कि भाई हमारा एक दिन का कितना प्रोडक्ट सेल हुआ है और कितनी हमने सर्विसेज दी हैं, ठीक है। ये क्या हो गई, ये जब आप की पब्लिक आपके द्वारा किए गए कार्य को देख सकती है कि आपने एक एक पैसे का हिसाब दे रखा है साइट पे, तो वही क्या कहला रही है, हमारी ट्रांसपेरेंसी कहला रही है, ठीक है। बस समझ में है? और
प्रोबेबिलिटी यही तो है कि भाई शासन में इतनी ईमानदारी हो कि हमको पता होना चाहिए कि भाई यदि हमारी मोहल्ले में सड़क बनी है तो उसका बजट कितना है, ठेकेदार को कितना दिया गया है, ठीक है, और ठेकेदार ने कौन कौन सा मटेरियल उस सड़क को बनाने में यूज किया है और कितने रेशो में किया है, उस सबका जो डिटेल यदि पब्लिक के पास होगा तो वही हमारी शासन में क्या कहलाती है, ईमानदारी, और वही होता है हमारा गुड गवर्नेंस कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? यहाँ पे ये हो गई बात। ई प्रोक्योरमेंट भी यही है कि भाई एक वेबसाइट है, डिजिटल वेबसाइट है, गवर्नमेंट या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन अपना वहाँ पे प्रोडक्ट, चाहे वो सर्विसेज हो चाहे वो आपकी वस्तुएं हैं, उनको सेल कर रहा है, उनको सर्च भी करने का जनता को मौका दे रहा है कि भाई आप जाइए यहाँ पे सर्च कीजिए, परचेज कीजिए, ठीक है, और उसका जो भी आपका हिसाब किताब है वो भी आपको दिया जाएगा। तो यही हमारा क्या कहलाता है, ई प्रोक्योरमेंट कहलाता है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं विजिलेंस मैकेनिज्म की, बात कर रहे हैं किसकी, विजिलेंस मैकेनिज्म की जब हम बात कर रहे हैं, ये विजिलेंस मैकेनिज्म क्या कर रहा है, ये गवर्नमेंट एंड अदर इंस्टीट्यूशन की, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी, किसकी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेहिता और पारदर्शिता को बढ़ाता है। क्या कर रहे हैं, जवाबदेहिता और पारदर्शिता को बढ़ाता है। कौन बढ़ा रहा है, आपका विजिलेंस मैकेनिज्म बढ़ा रहा है। ठीक है, बस समझ में आ गई। चलो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा रफ कर देता हूँ जो आपको अदर बिट्स दिखते रहे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना आप लोग, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, काफ़ी मेहनत लगती है, लेकिन आप लोगों के लिए हम जब काम करने के लिए रेडी हैं तो फिर कंजूसताई नहीं करना बनता है। कंजूसताई हम नहीं करेंगे आप लोगों के लिए। ठीक, चलो, बीच बीच में कई बार होता है कि मेरे कुछ टंग स्लिप हो जाती है, तो उसके लिए थोड़ा सा बैलेंस कर लेना, और उसके लिए मैं माफ़ी भी मांगना चाहूँगा आप लोगों से। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये हमने बात कर ली, ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड एग्जाम्पल है, आप अपने मेंस में डाल सकते हो। ठीक है, दूसरी बात, यदि हम सिविल सर्वेंट की बात करें तो इंजीनियर श्रीधरन, मेट्रो मैन बोलते हैं इनको, इंजीनियर श्रीधरन, इनका काफी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है मेट्रो में। ठीक है, मेट्रो डेवलपमेंट में। ठीक है, कैसे, देखिए, इंजीनियर श्रीधरन एक इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस अपने एग्जाम देकर आए हुए थे। ठीक है, ये आइए सेलेक्ट हुए, सेलेक्ट होने के बाद जब मेट्रो सर्विस करते हुए काफी टाइम हो गया था इनको, जब मेट्रो प्रोजेक्ट हुआ तो इन्होंने बोला गवर्नमेंट को कि आप मुझे इतना बजट दीजिए मेट्रो के लिए और इतना टाइम दीजिए। मान के चलिए बजट एक्स रुपीज है और जो टाइम है वो जेड है। इट मीन्स कि आपने बोला, एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मुझे मेट्रो का टेंडर मिला और मैंने बोला कि देखिए आप मुझे 20 लाख रुपए दीजिए या 20 करोड़ रुपए दीजिए और मुझे 1 साल का समय दीजिए, मैं आपको मेट्रो जो पूरा प्रोजेक्ट है वो रेडी करके दूंगा। ठीक है, अब आप लोगों ने जो गवर्नमेंट ने मुझे प्रोजेक्ट दिया, जब गवर्नमेंट ने मुझे प्रोजेक्ट दिया तो मैंने क्या करा, मैंने ठीक है भाई, मैंने अपनी ईमानदारी के साथ, क्या ईमानदारी के साथ, ठीक है, होनेस्टी के साथ मैंने 20 करोड़ रुपए में ही 2 साल में, मतलब जो टाइम मांगा था 2 साल ही मांगा था, 2 साल में ही मैंने अपना मेट्रो प्रोजेक्ट पूरा करके दे दिया है, वो भी ईमानदारी के साथ और हाई क्वालिटी। ठीक है, जितनी क्वालिटी हो सकती थी वो क्वालिटी दी गई है। तो यही क्या कहला रहा है आपका, यही कहला रहा है आपका प्रोबेबिलिटी कहला रहा है। ठीक है, गुड गवर्नेंस की एक पहचान का एक एग्जाम्पल है ये। ठीक है, जैसे बोला गया है ना, क्या बोला गया है आप, ये देखिएगा कि ई श्रीधन मेट्रो मैन बिना भ्रष्टाचार के समयबद्ध, समय मतलब जो टाइम दिया गया है उसी के अनुसार आपकी जो पब्लिक प्रोजेक्ट है मेट्रो को उन्होंने पूरा किया था। ठीक है, ये उनका आप एग्जांपल ऐड कर सकते हो। चलो अब बात कर रहे हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव की, बात करें तो एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव है GEM। ठीक है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल, क्या है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल। ठीक है, इट मीन्स इस मार्केट पोर्टल पर, गवर्नमेंट क्या करती है, जो गवर्नमेंट है इस मार्केट पोर्टल पर, देखिए ये गवर्नमेंट है, ये आपका GEM है, मतलब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ठीक है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, यहाँ पे आपको कुछ प्रोडक्ट्स दे रही है, वो भी विदाउट मीडिएटर, मतलब विदाउट बिचौलिया, बिना बिचौलिया के, मतलब भाई बिचौलिया का रास्ता हटाओ, गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों का रिश्ता मतलब कैसा हो गया, एक दूसरे से सीधा कनेक्ट है, उसमें जो बिचौलिया था मीडिएटर उसको हटा दिया। ठीक है, जब मीडिएटर को हटा दिया तो जो मीडिएटर बीच में दलाली कर रहा था वो भी खत्म हो गई। एग्जाम्पल इसका आप लोगे क्या,
एग्जाम्पल आप लोगे DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। सब्सिडी, सब्सिडी मतलब सीधी सी बात है भाई, आपने जैसे सिलेंडर पे सब्सिडी चल रही है, ठीक है, आपकी 100 रुपए की सब्सिडी बनी, तो क्या वो सिलेंडर जो सिलेंडर की कंपनी है, जैसे आपका मान लो इंडियन कंपनी का आ रहा है, क्या कंपनी आपके अकाउंट में सब्सिडी डाल रही है? आपको कि नहीं सर, कंपनी नहीं डाल रही, गवर्नमेंट डाल रही है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने बोला भाई सीधा जो बेनिफिशियर है, ठीक है, जिसको लाभ मिलना चाहिए, जो लाभार्थी है, उसके सीधा खाते में डालो, बिचौलिया का काम खत्म करो, क्योंकि बिचौलिया बीच में से पैसा खा के चला जाता है। बस समझ में आ? तो ये जीएम मार्केट प्लेस भी यही है कि भाई बिचौलिया को हटाओ, जो भी हम सर्विस दे रहे हैं वो जीएम ये मार्केट प्लेस पर जो भी वस्तुएं बिना बिचौलिया के बेची जाएंगी, ठीक है। चलो ये बात आपको समझ में आ गई। अब बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं केस स्टडी की, कैसे हम इसको किस केस स्टडी में ऐड कर सकते हैं। सार्वजनिक धन के गमन की स्थिति में प्रोबेबिलिटी सुनिश्चित करना, यहां से क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए कि भाई जो पब्लिक धन है, जो पब्लिक कैश है या पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसको यदि गमन की स्थिति आ रही है तो उसमें प्रोबेबिलिटी सुनिश्चित कैसे करेंगे, ठीक है, उसमें ईमानदारी कैसे सुनिश्चित की जाएंगी। तो ऐसे केस स्टडी यहाँ से बन सकती है आपके लिए, ठीक है। वो आपको बताना होगा कि हम क्या क्या इनिशिएटिव ला सकते हैं या किस तरह डील कर सकते हैं, वो आपको यहाँ केस स्टडी में बताना होगा। केस स्टडी पर भी हम जल्दी एक वीडियो लाने वाले हैं। चलिए, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज में हम क्या ऐड कर सकते हैं? सेकंड ARC की एथिक्स इन गवर्नेंस रिपोर्ट को आप कोट कर सकते हो, उसको आप दिखा सकते हो अपने आंसर में, ठीक है, कि भाई सेकंड ARC की एक एथिक्स गवर्नेंस की जो रिपोर्ट है, उसमें जो हमारी ईमानदारी के कुछ पॉइंट्स हैं वो आप यहाँ पे नोट डाउन करके एग्जाम्पल में मेंस के आंसर में बता सकते हो, ठीक है। चलो, और एक कोटेशन भी आप लोगों के लिए मैंने रेडी करी है, जो मैं लाया हूँ। देखिए, इस कोटेशन में बात की गई है, कौटिल्य बोलते हैं, मतलब चाणक्य बोलते हैं कि भ्रष्टाचार सरकारी राजकोष का दुरुपयोग, प्रशासनिक अदक्षता एवं राष्ट्रीय विकास के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। मतलब यह है कि भाई आपके पास एक भ्रष्टाचारी राजकोष है, ठीक है, या बोल सकते हो एक राजकोष है, रिवेन्यू जहां से आ रहा है, जनरेट होकर, जो आपने कलेक्ट किया है, जो रिवेन्यू, ठीक है, वहां पर यदि आप क्या कर रहे हो, करप्शन कर रहे हो, ठीक है, तो वो क्या है आप लोगों के लिए, वो आप लोगों के लिए राष्ट्रीय विकास में क्या होती है, बाधा पैदा हो जाती है, ठीक है, रुकावट पैदा करता है। बस समझ में आई? चलिए, और दूसरी बात, वो प्रशासनिक अदक्षता को भी दिखाता है, मतलब आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी है, जिसमें आपकी सत्यनिष्ठा की कमी दिख रही है, आपकी बोल सकते हैं कि जवाबदेहिता की कमी दिख रही है, क्योंकि सत्यनिष्ठा है नहीं, जवाबदेहिता है नहीं, जब जवाबदेहिता नहीं होगी, मतलब अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, तभी तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा ना राजकोष में। बात समझ में आ गई? तो ये उसको बात की गई है, किसने की बात की है, कौटिल्य जी ने ये बात की है, ठीक है। चले, ये आपके प्रोबिटी वाला शासन सुनिश्चित या ईमानदारी हमने आपको खत्म कर दिया है यहाँ पे। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा अकाउंटेबिलिटी, जिसके बारे में अभी मैं बात कर रहा हूँ। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी काफी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं आप लोगों के लिए, तो प्लीज रीड करके जाना है आप लोगों को। हो सकता है इन पे आंसर भी लिखे, कीवर्ड्स भी लिखे, और प्रोग्राम मैंने बता दिया एकलव्य 2.0 आप हमारा ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, व्हाट्सअप कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं हम लोग, जिसको बोलते हैं जवाबदेही, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है बताइए? अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये होता है, मान के चलिए मैं अपने घर से साइकिल लेके चला हूँ, पापा ने मुझे एक साइकिल दिलाई है, और मैं साइकिल लेके ग्राउंड फील्ड में चला गया, मैदान में मैं दौड़ने लगा, मेरी साइकिल उठा के कोई चला गया, ठीक है। वो उठा के क्यों गया साइकिल, कोई चोरी करके कैसे ले गया? क्योंकि मैंने उसका लॉक नहीं लगाया था, मैंने उसका ताला नहीं लगाया था, ठीक है। अब मैं घर आया, पापा कहने लगे हाँ भाई साइकिल कहाँ है तेरी? मैं कहने लगा मगर पापा साइकिल तो चोरी हो गई। साइकिल चोरी हो गई है तो मेरे से पूछा जाएगा भाई साइकिल चोरी कैसे हुई? तो मुझे बताना होगा कि पापा जी ऐसा हुआ था, मैंने चाबी लगाना भूल गया, ठीक है, और इसलिए जो साइकिल है वो क्या हो गई, चोरी हो गई। मतलब आप समझे, मैंने जवाबदेहिता दे दी है पापा को कि हाँ मेरी गलती है कि मैं चाबी लगाना या लॉक करना भूल गया था, वो मेरी निगरानी में नहीं थी, इसलिए साइकिल उठ गई है, ठीक है। वही आपकी क्या कहला रही है, जवाबदेहिता कहलाती है। अपने कार्य के प्रति आपको जवाब देना होता है कि ये कार्य गलत क्यों हुआ है वो बताइए, ये कार्य सही हुआ है तो क्यों है वो बताइए, तो वही क्या कहलाती है, हमारी जवाबदेहिता कहलाती है, ठीक है। यदि हम ऑफिशियली मीनिंग की बात करें तो इसे बोलता है कि अपने कार्य और अपने निर्णय, मतलब जो आपने वर्क किया है और जो आपके डिसीजन है और उनके परिणाम, जो उनके रिजल्ट आए हैं, ठीक है, उन सभी के लिए एक स्पष्टीकरण देना कि भाई ये रिजल्ट में नंबर कम क्यों आए हैं या ज्यादा क्यों आए हैं ये बताओ, ठीक है। आपने ये काम किया है
तो क्या सोच के किया था और आपने डिसीजन लिया है तो इस डिसीजन से नुकसान क्यों हुआ है या इस डिसीजन से फायदा कैसे हुआ, उन सब के बारे में बताना, वही हमारी क्या कहलाती है, जवाबदेहिता कहलाती है, अकाउंटेबिलिटी। चलिए, इतना बात आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात कर रहे हैं, हमने देखा कि भाई जो पावर होती है ना, जो पावर होती है, पावर से ज्यादा बड़ी चीज होती है जवाबदेहिता, मतलब अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, मतलब शक्ति के उपयोग का, आपने जो अपनी पावर्स का यूज किया है उसका हिसाब देना ही जवाबदेहिता है। मान लो मुझको पावर दी गई किसी चीज को करने की, ठीक है। अब आपने बाहुबली मूवी देखी होगी, बाहुबली मूवी देखी है, ठीक है। बाहुबली मूवी में दो होते हैं, एक तो आपका प्रभास और एक दूसरा एक्टर होता है अपोजिट में, ठीक है। अब क्या होता है कि प्रभास जब वॉर पे जाता है तो वो कुछ एथिकल वैल्यूज को लेकर डील करता है चीजों को, है ना। लेकिन जो भल्लाल देव है, वो बोलते हैं ना भल्लाल देव का रथ, वो सबको ऐसे काटता चला जाता है, काटता चला जाता है ना। बात समझ में आ रही है। तो मतलब कहने का क्या है कि उसके पास पावर तो दोनों के पास है, लेकिन लेकिन एथिकल जो एथिक्स है उसको साइड में रख के, और वो जो एक काम करता हुआ चला गया भल्लाल देव, लोगों को बिल्कुल बेरहमी से करता चला गया, ठीक है। वो क्या हो गई, और जब उससे जवाबदेहिता मांगी कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, जवाब दीजिए, उस पर कोई जवाब नहीं है, ठीक है। वो जवाब देने को भी रेडी नहीं है। इसका मतलब क्या है, उसने अपनी शक्ति का क्या किया है, दुरुपयोग किया है, ठीक है। मतलब कहने का यही है कि शक्ति के उपयोग के साथ साथ उसका हिसाब देने की जिम्मेदारी भी क्या कहलाती है, अकाउंटेबिलिटी कहलाती है, ठीक। चलो, जैसे एक और एग्जांपल दे देता हूँ, कोई आईएएस है, ठीक है, और कोई डीएम है मान के चलिए, तो डीएम ने कोई करप्शन किया है, और उससे जब पूछता है कमीशन कि भाई आपने करप्शन क्यों किया है, उसके पास कोई जवाब नहीं है देने को, ठीक है। तो वो क्या कहलाती है, वो उसका एक वो दिखा रहा है कि ये कितना भ्रष्टाचारी आदमी है, ठीक है। मतलब ये इतना करप्टेड है कि इसके पास तो जवाब भी नहीं है देने को, कितना पैसा आया कहाँ से, क्योंकि उसके पास हिसाब ही नहीं है पैसा आया कहाँ से। ईमानदारी का पैसा होता तो हिसाब होता, समझ गए ना। चलो, पीवाईक्यू लिंकेज की बात करें तो 2015 और 18 में क्वेश्चन आया है। अच्छा, एक बात बताइए, अकाउंटेबिलिटी को तय करने का जो इंडिया में एक कदम बहुत ज्यादा मील का पत्थर जिसको बोलते हैं साबित होता, वो कौन सा था। तो आप कहोगे सर आरटीआई एक्ट 2005 2005, आरटीआई एक्ट 2005 जो था, ये जवाबदेहिता को मजबूत करने का एक मील का पत्थर साबित हुआ था, ये डिसीजन जो लिया गया था, ठीक है। चलिए, एग्जाम्पल में आप ये इसको लिख सकते हो, इस पर भी डिटेल में हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। चलिए, ये मैंने आपको बता दिया, पीवाईक्यू लिंकेज की बात कर दी। सॉरी सॉरी सॉरी, कहाँ गए, अरे हाँ ये रहे, ठीक है। अब सिनोनिम्स क्या है, अकाउंटेबिलिटी का सिनोनिम्स मतलब कि कहने का, जैसे कि हम बोलते हैं ना रोटी को चपाती भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे एक सिनोनिम्स है, अकाउंटेबिलिटी को भी क्या बोल सकते हैं, उत्तरदायित्व बोल सकते हैं, ठीक है। या इंग्लिश में बोले तो इसको हम बोलेंगे आंसर अवेलेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। लाइबिलिटी की बात आती है, देयता जिसको बोलते हैं, इसको हम इस नाम से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको, तो नाम आपको पता होना चाहिए। चलिए, करंट अफेयर से यदि रिलेट करें कि भाई कुछ एग्जांपल आप करंट अफेयर से भी दीजिए, तो आप क्या दोगे, तो आप कहोगे सर सोशल ऑडिट अंडर मनरेगा, इसको अब एमजी राम भी कर दिया गया है, जहां तक मेरे मैं बता रहा हूँ एमजी राम इसको बोलते हैं अब जब मनरेगा को, है ना, ठीक है। मनरेगा सोशल ऑडिट का मतलब है कि भाई ग्राम सभा में जितने भी मेंबर हैं, ग्राम सभा आप सबको पता होगा, ग्राम सभा कॉन्स्टिट्यूशन के 73 अमेंडमेंट, ठीक है, पंचायती राज में ये इंक्लूड होती है ग्राम सभा। ग्राम सभा में क्या होते हैं, सभी रजिस्टर्ड वोटर होते हैं, सभी पंजीकृत, सॉरी, सभी पंजीकृत वोटर, मतदाता, कौन, मतदाता, यही क्या होते हैं, यही आपके होते हैं ग्राम सभा के, यही हमारी ग्राम सभा होती है, ठीक है। अब मनरेगा में जो भी काम हो रहा है, ठीक है, भाई टाइम पे पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, या कोई डिसीजन लिया जा रहा है, जो भी काम चल रहा है मनरेगा का, उसको सब किसके सामने रखा जाता है, वो ग्राम सभा के सामने रखा जाता है, किसके, ग्राम सभा के सामने रखा जाता है। क्योंकि कोई अधिकारी की यदि जवाबदेहिता है तो वो किसके प्रति है, वहां की ग्राम सभा के प्रति है, ठीक है। तो जो भी इसलिए अधिकारी है कोई भी डिसीजन ले रहा है मनरेगा पर, तो वो ग्राम सभा के सामने बात रखता है कि भाई ये हमारा डिसीजन है, ये हमारा डिसीजन है, ठीक है। तो ग्राम सभा एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी वो उनके हाथ में होता है, लेकिन उस अधिकारी ने अपनी जो अकाउंटेबिलिटी है वो दिखाती है। बात समझ में आ गई। चलिए, यह बात होगी हमारी किसकी, मनरेगा की बात होगी। ऐसी अकाउंटेबिलिटी क्या होती है आपकी,
बेनिफिट ट्रांसफर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मतलब सब्सिडी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने वचन किया था कि भाई आपको सिलेंडर पे इतने रुपए सब्सिडी दी जाएगी और वो उनको सीधे उनके बैंक अकाउंट में डाल रही है सब्सिडी को। ठीक है, और सब्सिडी के लिए जवाबदेहिता किस क्यों नहीं चाहिए, गवर्नमेंट क्यों नहीं चाहिए ना, गवर्नमेंट डायरेक्ट डाल रही है। ठीक है, गवर्नमेंट नहीं डालेगी तो जनता किससे जवाब मांगेगी, सरकार से तो मांगेगी। समझ गए, तो यही आपका एक एग्जाम्पल के रूप में आप लोग ऐड कर सकते हो। ठीक है, चलिए मॉनिटरिंग सिस्टम मतलब बेनिफिट ट्रांसफर मॉनिटरिंग सिस्टम, मॉनिटरिंग मतलब उस पर नजर रखना। ठीक है, तो ये भी क्या कहलाते हैं, हमारी जवाबदेहिता। चलिए ये हो गया आप लोगों के लिए। अब बात कर रहे हैं एग्जाम्पल, सिविल सर्वेंट एग्जाम्पल की बात करें तो टी एन शेषन काफी मतलब एक्टिव, या बोल सकते हैं एक्टिव के साथ साथ काफी रिस्पॉन्सिबल एक ये आईएएस अधिकारी थे। ठीक है, इनको इलेक्शन कमीशन का जब आयुक्त घोषित किया गया था, मतलब जब इनको चीफ चीफ इलेक्शन बना गया था। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त जिसको बोलते हैं हिंदी में, मुख्य निर्वाचन आयुक्त जब इनको बनाया गया था टी एन शेषन को, तो इन्होंने क्या लाया, इन्होंने बोला, एक मिनट रुके, जी आइए, इन्होंने क्या किया था टी एन शेषन ने, ये आदर्श, अरे यार कैसे लिखा जा रहा है, चलिए इन्होंने क्या किया था, ये लाए थे आदर्श आचार संहिता। इन्होंने आदर्श आचार संहिता को मजबूत किया था जब ये मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे हमारे टी एन शेषन जी, तो इन्होंने आदर्श आचार संहिता को मजबूत किया था। आदर्श आचार संहिता पहले तो थी, लेकिन वो उतनी स्ट्रांग नहीं थी जितने इन्होंने जितना उसको स्ट्रांग बना दिया। मतलब क्या, इन्होंने ये बोल दिया था कि भाई देखो, सिंपल सी बात है कि यदि किसी एरिया में, इन्होंने बोला था, यदि किसी एरिया में मुझे लगता है कि यहाँ पर लोगों को शराब बेचकर मतलब मदिरा या दारू बेचकर उनके वोट खरीदे जा रहे हैं। ठीक है, उनके वोट को परचेज किया जा रहा है, या कोई जो बाहुबली होते हैं, जो बोलते हैं ना दबंग लोग होते हैं किसी गांव में, वो दबाव से वोट को खरीद रहे हैं। ठीक है, बाहुबली के रूप में, या शराब को फ्री में मुफ्त देकर वोट खरीदी जा रही है, तो उस एरिया में मैं चुनाव नहीं कराऊंगा। उस एरिया में क्या नहीं होंगे, उस एरिया में इलेक्शंस नहीं होंगे, चुनाव नहीं किए जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आई आपको। ठीक है, उसमें चुनाव नहीं किए जाएंगे, तो ये कितनी बड़ी मतलब बात हो जाती है। ठीक है, ये कितनी बड़ी बात है, क्योंकि ये अपनी अकाउंटेबिलिटी को फिक्स कर रहे थे। इन्होंने सीधा बोल दिया था कि भाई देखो, यदि आप लोग ये चीज काम करोगे तो हम आपके एरिया में चुनाव नहीं कराएंगे। ठीक है, आप ये एग्जाम्पल भी इनका ऐड कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये अपने काम के प्रति क्या है, जवाबदेही है, इनको आगे भी अपनी रिपोर्ट देनी होती है गवर्नमेंट को ना, तो ये अपने काम में इतने ईमानदार थे, ईमानदार के साथ साथ जिम्मेदार भी थे। ठीक है, इसको रफ कर देता हूँ, पीडीएफ में टेलीग्राम पे डाल दूंगा, सीएससी गुरुकुल चैनल सर्च कर लेना, या कमेंट बॉक्स में मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा आपको। ठीक है, देखा ना, टी एन शेषन, स्वतंत्र चुनावों के लिए चुनाव आयोग की जवाबदेही तय करना। ठीक है, इन्होंने ऐसे ऐसे रूल बना दिए थे। चलिए, एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव का आप एग्जाम्पल डाल सकते हो, जैसे लोक शिकायत निवारण प्रणाली। आपकी कोई भी शिकायत है, पब्लिक ऑफिस से लेके जो सार्वजनिक कार्यालय है उनमें, उनसे लेकर यदि कोई भी आपकी शिकायत है, तो वह आप शिकायत इस इनिशिएटिव या इस पोर्टल पर डाल सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये गवर्नमेंट ने क्या करा है, गवर्नमेंट ने जवाबदेहिता को मजबूत किया है नागरिकों के प्रति। ठीक है, ये आप डाल सकते हो। केस स्टडी की बात करें, आपदा प्रबंधन के दौरान मतलब फ्लड रिलीफ एडमिनिस्ट्रेशन के समय प्रशासनिक विफलता की जिम्मेदारी स्वीकार करना। ठीक है, ये केस स्टडी बन गया है, आप इस पे एग्जाम्पल लिखें, इस पे आंसर लिखें, आप कर सकते हो। ठीक है, ये इससे क्वेश्चन बन सकता है आपका। चलिए, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की बात करें तो आर्टिकल नंबर 75(3) की बात कर रहे हैं, सामूहिक जिम्मेदारी और कैग का ऑडिट। ठीक है,
कैग का ऑडिट मतलब कैग ऑडिट करते हैं, ठीक है। जितना भी हमारा पब्लिक जो ऑफिस है, जो कार्यालय है, उन सब का जितना भी होता है ना, वित्तीय लेन देन होता है, तो उन सबको कौन देखता है? हमारे कैग देखते हैं, ठीक है। कैग आगे उसको ऑडिट करते हैं, ऑडिट करके बताते हैं कि भाई कितना कहाँ से निकला है, पैसा कितना आया है, कितना गया है, ठीक है। बजट को भी ऑडिट कौन करते हैं? हमारे कैग करते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। तो कैग भी क्या है? एक कैग जो होता है, जो एक बोल सकते हैं कि एक पोस्ट जो कैग, वो गवर्नमेंट की क्या होती है? एक जवाबदेहिता फिक्स करने की प्रणाली में काउंट होता है, ठीक। ये आप समझ गए। दूसरी बात बोले कि जवाबदेही के बिना सत्ता तानाशाही बन जाती है। यस भाई, जब कोई अपना जवाब नहीं देगा, जिसके ऊपर दबाव नहीं होगा, वो क्या करेगा? वो अपनी मनमानी करेगा और तानाशाही को बढ़ावा देगा, ठीक। वही बात बोली गई कि भाई जब मान के चलिए कि मैं ही अपने घर में हूँ, ठीक है, और मैं कुछ काम ऐसे करने लगा हूँ जो गलत काम है, ठीक है, और लेकिन मेरे ऊपर किसी की क्या नहीं है, दबाव नहीं है, कोई मेरे से पूछ नहीं रहा है, हाँ भाई तू इतनी देर से क्यों आया है घर, इतने टाइम से बाहर क्यों था, ठीक है, सुबह का गया हुआ रात को 12 बजे आया है, कोई नहीं पूछ रहा मेरे से, तो मैं अपने मन की करने लगा, हर चीज़ अपने मन की करने लगा। मेरे को पता है कि मेरे पे किसी की नज़र नहीं है, ठीक है, मेरे से कोई पूछ नहीं रहा है। लेकिन अब मेरे से मेरे पापा डेली पूछ रहे हैं, हाँ भाई कहाँ है, कितनी देर बाहर रहा है, थोड़ा डिटेल दे। तो वो क्या होगी कि वो जवाबदेहिता होगी कि अब मुझे जवाब देना होगा, ठीक है। यदि मेरे पे प्रेशर नहीं होगा या जवाबदेहिता नहीं होगी, तो फिर हम क्या हो जाते हैं? तानाशाही हो जाते हैं, अपने मन की करने लगते हैं, ठीक है। बात समझ में ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में कीवर्ड से हमारा ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं। किसकी? ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, मतलब पारदर्शिता की बात हो रही है, ठीक है। पारदर्शिता क्या बोल रहा है? सूचना और निर्णय प्रक्रिया को जनता के लिए खुला बनाना, ताकि भ्रष्टाचार को रोका जा सकते। इट मीन्स ये है कि भाई मान के चलिए कि एक ठेकेदार है, मतलब ठेकेदार से स्टार्ट नहीं करते हैं, रुक। मैं बोलता हूं कि गवर्नमेंट ने बोला कि भाई यहाँ पे हम क्या बनाएंगे? हम बनाएंगे हाईवे, ठीक है। क्या जाएगा? यहाँ पे हाईवे जाएगा। गवर्नमेंट ने बोला किसको? आईएएस को। उस डिस्ट्रिक्ट का जो राजा है, मतलब सॉरी, राजा वर्ड गलत निकल गया, जो उस डिस्ट्रिक्ट का आईएएस है, मतलब जो डीएम है, जो अधिकारी है, ठीक है, उनको बोलते हैं कि भाई आपको ये एक्सप्रेस वे बनवाना है, ठीक है। आईएएस ने क्या करा? टेंडर निकाला, एक ठेकेदार ने टेंडर लिया और ठेकेदार ने बोला भाई 20 करोड़ रुपए में ये एक्सप्रेस वे आपका बन जाएगा, ठीक है। एक्सप्रेस वे बनवाया, एक्सप्रेस वे बनते ही 4 दिन बाद यहाँ की सड़क क्या होने लगी? खराब होने लगी। जब यहाँ की सड़क खराब होने लगी है, तो यहाँ के जो व्यक्ति हैं, जो लोग जा रहे हैं, उन्होंने देखा यार ये तो काफी खराब सड़क हो गई। तो उनमें से एक समझदार व्यक्ति ने लगा दी आरटीआई। क्या लगा दी? राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट इसको बोलते हैं, सूचना का अधिकार, आरटीआई लगा दिया। अभी आरटीआई कहाँ गई? आप कहोगे सर, जो आपका शिकायत मंत्रालय है, या जो आपका बोल सकते हैं कि लोक मंत्रालय, वहाँ पे ये आरटीआई गई है। अब यहाँ पे जो अधिकारी है वो पूछेगा किससे? वो पूछेगा आईएएस से। आईएएस बोलेगा कि भाई मैंने 20 करोड़ रुपए में, मैंने तो 20 करोड़ दिए ठेकेदार को। अब ठेकेदार बोलेगा किससे? ओ सॉरी, आईएएस बोलेगा किससे? ठेकेदार को। ठेकेदार बोलेगा भाई मैंने 20 करोड़ रुपए में ये मटेरियल लगाया है, इतना सीमेंट लगाया है, इतना रेत लगाया, इतना रोडिंग लगाया है, ठीक है, ये सब मटेरियल मैंने लगाया है। तो अब ये जवाब किसके पास आएगा? ये पास इस व्यक्ति के पास आएगा जिसने आरटीआई डाला था, कि भाई मुझे बताइए कि ये सड़क हमने बनवाई थी, मतलब ये सरकार ने सड़क बनवाई है, इसको बने हुए 4 दिन हो गए हैं, लेकिन इसमें हमने देखा कि इसमें इसके सड़क टूटने लगी है, गड्ढा मिलने लगा है। तो अब हम आरटीआई डाल रहे हैं, तो हमें जवाब दीजिए आरटीआई में कि कितने में सड़क बनी है, ठीक है सर। और आईएएस ने कितना पैसा, मतलब गवर्नमेंट ने कितना पैसा इन्वेस्टमेंट किया था इस सड़क के लिए, ठेकेदार ने कौन कौन से मटेरियल लगाए हैं, सब हमको ओपन करके एक पेज पे लिख के दीजिए विद प्रूफ, ठीक है। जब ये सब चीजें हो जाती हैं, तो यही क्या कहलाती है? आपकी ट्रांसपेरेंसी कहलाती है। क्या कहलाती है? ट्रांसपेरेंसी कहलाती है, ठीक है। और ये अकाउंटेबिलिटी का भी एक एग्जांपल आप लोगों के सामने आ जाता है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि भाई आपका जो सिस्टम है ना, जो आपका प्रशासन है, जो आपका सिस्टम है, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव हो, कोई भी सिस्टम है, वो कांच के घर की तरह बनना चाहिए, मतलब आर पार देख सके कि उस घर में क्या हो रहा है, ठीक है, ताकि नागरिक देख सके कि सरकार कैसे काम कर रही है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका 2017, 19 और अदर एग्जाम्स में भी आए हैं। कीवर्ड्स तो बार बार एग्जाम में आप देखने को मिलते हैं आपको GS4 में। ट्रांसपेरेंसी का सिनोनिम्स देखें, अन्य वर्ड से देखें तो लाइक खुलापन, ठीक है, सुलभता, इसके बारे में बात होती है। इसको रफ कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
देखिए, एग्जाम्पल में हम लगा सॉरी 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 एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं आरटीआई फ्रेमवर्क, ठीक है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैसे आपको बताया, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स के बारे में जैसे सुप्रीम कोर्ट में अभी जो डिसीजन आया था 2-3 साल पहले, 2023 के मेरे ख्याल से आसपास की बात है, कि बोला था भाई, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था जो सीजीआई थे कि भाई अपने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स के बारे में पूरा खुला वो दीजिए। जब आई थी हमको पता चला था कि भाई कहाँ से कितना बॉन्ड कौन कौन शेयर कर रहा है, ठीक है, इलेक्शंस में पार्टीज को, ठीक है, ये हो गया। आप ये एग्जाम्पल दे सकते हो। अरुणा राय रॉय और हर्ष मंदर, ठीक है, सिविल सर्वेंट थे। इन्होंने नागरिकों के अधिकार, मतलब सूचना का जो अधिकार था, आरटीआई के समय जो आंदोलन चल रहा था उनमें इन्होंने पार्टिसिपेट लिया था। हर्ष मंदर जी आईएएस थे। इन्होंने अपने रिजाइन देके सामाजिक कार्य करने स्टार्ट शुरू किए थे, तभी ये इस आंदोलन में क्या हुए थे, इन्वॉल्व हुए थे, ठीक है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव में मतलब ओपन डेटा पोर्टल, ओपन डेटा पोर्टल में क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट का जो भी अपना डेटा है, जो भी वो काम कर रही है, जैसे आपकी कुछ योजनाएं ला रही है, स्कीम्स ला रही है, ठीक है, उसमें कितना अलॉट हुआ है, वो सब यहाँ पे ऐड हो जाता है, ठीक है। केस स्टडी में जैसे आपका डाटा प्राइवेसी वर्सेस पब्लिक सिक्योरिटी के द्वंद्व में पारदर्शी नीतियों को अपनाना, यहाँ से केस स्टडी रेडी हो जाती है आप लोग। आर्टिकल की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 19A आप डाल सकते हो कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो आप इसको रिलेट कर सकते हो ट्रांसपेरेंसी से, ठीक है। एक और कोटेशन अच्छा सा, सूर्य का प्रकाश सबसे अच्छा कीटाणुनाशक है। सूर्य का जो प्रकाश है वो सबसे अच्छा क्या है, कीटाणुनाशक है। मतलब आपको पता है क्यों बोला गया कि भाई जितनी ट्रांसपेरेंसी होगी उतना ही जो ये भ्रष्टाचारी की बीमारी है, ठीक है, गैर जवाबदेहिता है, लोग जवाब देने को राजी नहीं है, कहीं पर पुल गिर रहा है, कहीं पर कुछ हो रहा है, तो मतलब ये क्यों है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो उन सभी कीटाणु को मारा जाएगा कब, जब ट्रांसपेरेंसी होगी, ठीक है। 4 कीवर्ड हमने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट जो हम आपके जो आप लोगों के बचे हुए कीवर्ड्स वो आने वाले वीडियो में हम कवर करेंगे। इतना ही रखते हैं, फिर मुलाकात होगी आपसे। जो बचे हुए कीवर्ड्स है वे आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 1 है वीडियो का, पार्ट 2 पार्ट 3 भी आएगा, तो उसको जरूर देखें आप लोग। ओके, ऑल द बेस्ट आप सभी को, ध्यान रखें।